प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एमएल आईडी स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल से एक सीरीज शुरू की है, एक बैच शुरू किया है, वर्दी बैच, जो जिसमें यूपीएसआई और यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए गणित की कक्षा शुरू की गई है। तो गणित की कक्षाओं में हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसी का आज दूसरा पार्ट है। तो दोस्त कल हमने पढ़ा था, उसके आगे आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल का कुछ रिकॉल कराएंगे आपको कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो जो सबसे पहले कल पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो दोस्त जो काल्पनिक संख्याओं में हमने पढ़ा था कि i इजकल टू माइनस अंडर रूट में -1 होता है और आई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है -1। ये दो वैल्यू हमने काल्पनिक संख्या में पढ़ी थी। उसके बाद हमने रियल नंबर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फिर पढ़ा था कैसे, गुणांक और दशमलव। गुणांक को फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा था और जीरो को बताया था कि जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये केवल एक इंटीजर्स है, ये केवल एक पूर्णांक है। जीरो को हम धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते। ठीक है दोस्त। पॉजिटिव को ही हमने कहा था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के साथ फिर मिला के लिखा था जीरो को, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के लिखा, तब कहा था क्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने आगे देखा था इसे नेचुरल नंबर को इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक है दोस्त। दशमलव में पढ़ा था एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार से था, एक आवर्ती दशमलव और एक अनावर्ती दशमलव। कल हमने इतना पढ़ा था दोस्त। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे आज पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कल वाली चीजों को। सबसे पहले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। कौन सी, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है ये क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिनके केवल और केवल टू फैक्टर्स हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, केवल दो गुणनखंड हो, वो कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और इनमें भी वो कौन से होंगे, एक होगा और दूसरा उसका सेल्फ, और दूसरी बस खुद संख्या ही होगी। तो ऐसी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। जैसे बात करें दो, तो दो के फैक्टर क्या होंगे, एक और दो। एक होगा और वह संख्या स्वयं होगी। तीन के फैक्टर एक और तीन होंगे। पांच के फैक्टर एक और पांच होंगे। सात के फैक्टर एक और सात होंगे। ठीक है दोस्त। तो जो इस प्रकार की संख्या है जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो वो सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2,
3, 5, 7। ठीक है दोस्त। अगर बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, तो वो कौन सी है, 2 है। बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या मिलेंगी सारी की सारी विषम संख्याएं ही होंगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो इसे हम कहेंगे 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे भाज्य संख्या को रिकॉल करेंगे एक बार। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो दोस्त कंपोजिट नंबर क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्याएं कौन सी होंगी, भाज्य संख्या होगी, +2 फैक्टर्स। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कैसी होंगी, सबकी सब संख्याएं भाज्य संख्याएं ही होंगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह की ये संख्या कैसी होगी। जैसे एक के इस 4 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 4। 8 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, सॉरी 6 के 6 पे 4 नहीं आएगा ना, इसका 6 होगा। 8 का 1, 2, 4 और 8, इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह की ये संख्या, इनके सबके देखो कहीं ना कहीं 2 से अधिक फैक्टर है। तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, 3 हो या 3 से अधिक हो। अगर 2 से कहेंगे तो 2 से तो अधिक ही होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, ना ही 2 होंगे। तो ये सब संख्या कैसी हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी बताएंगे आप, 4 बताएंगे। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तब भी 4 बताएंगे। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तब आप 9 बताएंगे। तो 9 है सबसे छोटी विषम भी है और भाज्य संख्या भी, मतलब विषम भाज्य संख्या एक साथ अगर कहेंगे तो विषम भाज्य संख्या है कौन सी, सबसे छोटी 9। ठीक है दोस्त। अब एक बात ये कर लें यहाँ पे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे कि 25। ठीक है दोस्त। उसके बाद यहां बात करें कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं, तो आप कहेंगे 74। अब आप कहेंगे 1 से लेकर 100 तक 25 तो अभाज्य हो गई और 74 भाज्य हो गई, ये तो हो गई आपकी 99। लेकिन 1 से 100 तक संख्या तो 100 होती है, फिर एक कौन सी कम हो गई, तो एक वो कम हो गई। आप इसे एक को देखिए, एक के कितने फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो अभाज्य संख्या संख्या ये कहती है कि मेरे 2 फैक्टर हो, भाज्य संख्या कहती है कि मेरे 2 से अधिक फैक्टर हो। तो एक क्या है, एक क्या है, ना तो अभाज्य संख्या की शर्त को पूरा करता है और ना ही भाज्य संख्या की शर्त को। इसलिए हम कहेंगे कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। ठीक है दोस्त। अब आपको समझ में आया होगा कि एक कैसे ना भाज्य की श्रेणी में आता है ना अभाज्य की, क्योंकि एक का केवल और केवल एक फैक्टर है और अभाज्य संख्या ये कहती है कि मेरे 2 फैक्टर होने चाहिए और भाज्य संख्या कहती है मेरे 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो एक किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसका केवल और केवल एक फैक्टर है, मीन्स नॉट प्राइम एंड नॉट, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं आगे।
अब दोस्त कुछ हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक आपको मिलेगा तो 2, 3, 5 और 7। तो 1 से 10 तक आपको 4 प्राइम नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 11 से अगर 20 तक की बात करें तो आपको मिलेगा 11, 13, 17 और 19। तब भी आपको कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 21 से 30 तक देखते हैं। 21 से 30 तक आपको मिलेगा 23 और 29। ये यहाँ कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। फिर 31 से 40 तक, 31 से 40 तक आपको मिल जाएगा 31 और 37। यहाँ भी आपको 2 मिल जाएंगे। 40 के बाद 41 से 50 तक, 41 से 50 तक आपको मिलेगा 41, 43 और 47। यहाँ से यहाँ तक कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। तो दोस्त अगर 50 तक की बात की जाए तो 50 तक में देखते हैं कि कितने अभाज्य संख्या है। तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 2 12, 3 15। तो 1 से लेकर अगर 50 तक की बात की जाए तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त? 15 हो जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं। 51 से 60 तक, 51 से 60 तक देखेंगे तो आपको एक 53 मिल जाएगा और एक 59 मिल जाएगा। मीन्स 2 संख्या यहाँ मिल जाएंगी। 61 से 70 तक एक 61 मिलेगा, एक 67 मिलेगा। कितनी मिल जाएंगी? 2 मिल जाएंगी। फिर 71 से 80 तक देखेंगे तो एक 71 मिलेगा, एक 73 मिल जाएगा और एक 79 मिल जाएगा। यहाँ पे कितनी मिल जाएंगी? 3 यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 81 से 90 तक, 81 से 90 तक 83 और 89 89। यहाँ भी कितनी मिल जाएंगी? 2 मिल जाएंगी। और 91 से 100 तक अगर देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक संख्या मिलती है, जो कितनी है? 97। ठीक है दोस्त, तो यहाँ देखेंगे 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ तक कितनी हो गई? 10 हो गई। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बताएंगे? कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ना है को प्राइम नंबर और दूसरा ट्विन प्राइम नंबर, और एक पढ़ना है हमको परफेक्ट नंबर। दोस्त को प्राइम, ट्विन प्राइम और परफेक्ट नंबर आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? कि जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। या यूं कहें कि ऐसी संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आ पाए। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आ पाए वो क्या है? सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 6, 5 और 7। ठीक है दोस्त, इसमें देखेंगे हम कितना कॉमन है। इसमें सिर्फ एक कॉमन होगा, इसमें भी एक ही कॉमन होगा, इसमें भी एक कॉमन होगा और इसमें भी एक कॉमन होगा। दोस्त ये जितने भी जोड़े लिखे हैं ये सब सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखे हुए हैं। इनका सबका HCF 1 है। अगर हम बात करें कि 5 और 15 क्या ये सह अभाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि इसमें 5 और 15 में से हम 5 कॉमन कर लेंगे और 1 और 5 ये हो जाएगा। तो दोस्त ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है वो 5 हो जाएगा, जबकि इसकी शर्त ये है कि HCF 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वो कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा 5 और 6, ये क्या लिखा 5 और 6, मैंने लिख दिया 21 और 22। तो ऐसी जो रेगुलर संख्याएं होंगी, दो लगातार संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं ही होंगी, क्योंकि इनका फैक्टर भी एक ही होगा, इनका जो HCF होगा वो एक ही होगा। ठीक है दोस्त, तो कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या ही कहलाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे किस पर? ट्विन प्राइम पर। ट्विन प्राइम नंबर। अब दोस्तों जो ट्विन प्राइम होता है वो क्या है? तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी लगातार दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर क्या हो? 2 हो। जैसे बात करते हैं 2 और 3, एक और लिखते हैं 3 और 5, अगला लिखते हैं 5 और 7। तो दोस्त इसका अंतर देखना एक बार, इसका अंतर क्या है? 1 है। इनका अंतर कितना है? 2 है। इनका अंतर कितना है? 2 है। ये लगातार भी है और इनका अंतर भी 2 है। तो आप हमें बताएं कि जो 2 और 3 लिखा है, क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं, इसे हम कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या। तो 2 और 3 का इसका अंतर 1 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है। 3 और 5 दोनों अभाज्य है और दोनों का अंतर 2 है। 5 और 7 दोनों अभाज्य और दोनों का अंतर भी 2 है। तो इसकी शर्त क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसके बाद हम लिखना है कि 11 और 13, इनका भी 2 है। उसके बाद 17 और 19। तो एक शर्त तो ये होगी कि दोनों का अंतर 2 होना चाहिए और दोनों अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए। जैसे दोनों अभाज्य हैं, ये भी दोनों अभाज्य हैं। तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म जो अभाज्य भी है और जिनके बीच का अंतर 2 है, तो वो कैसी होंगी? ट्विन प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं परफेक्ट नंबर की ओर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक बार इसे भी जानेंगे। परफेक्ट नंबर इसे दोस्त कहते हैं उत्तम संख्या। इसे कहते हैं उत्तम संख्या। तो उत्तम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स का योग उस संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो। जैसे एग्जांपल देखते हो तब समझ अच्छा आएगा। जैसे हमने लिया 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3 और 6। तो ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या को छोड़कर, जैसे ये संख्या 6 है तो इसके 6 को छोड़ दो, बचे हुए जितने भी फैक्टर हैं उनका योग करो। तो 3, 2, 5, 5 और 1 6, ये 6 हो गया। तो उस संख्या के बराबर आ जाए तो ये संख्या कैसी है? परफेक्ट नंबर है। तो दोस्त क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर का सम, ये जो फैक्टर है इनका सम उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर आ जाए तो ऐसी संख्या कैसी होंगी? परफेक्ट नंबर कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखें। जैसे अगर हम लिखें 9, तो दोस्त 9 के फैक्टर 1, 3 और 9 है। तो इसे तो छोड़ दो, 3 और 1 4, ये 9 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो हम कहेंगे कि जो 9 है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगला परफेक्ट नंबर कौन सा मिलेगा आपको?
तो अगला परफेक्ट नंबर जो है वो 28 होगा। कितना? 28। जैसे 1, 2, 4, 7, 14 और 28 इसके फैक्टर ही हो जाएंगे। हम 28 को तो छोड़ देंगे क्योंकि उस संख्या को छोड़कर बचे हुए जो फैक्टर्स हैं इनका एक बार सम करेंगे। 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। इनका सम कितना हो जाएगा दोस्त? 28, जो इस संख्या के बराबर है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका जिनके फैक्टर किए जाए तो उस संख्या को छोड़कर बचे हुए फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर हो जाए तो वही क्या है? परफेक्ट नंबर है। ठीक है दोस्त। अगला परफेक्ट नंबर 496 होगा। कौन सा होगा? 496। इसके आप फैक्टर करके देखना और 496 को छोड़ करके जितने भी फैक्टर आए उन्हें एक बार योग करना तो 496 के बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्त जो कल पढ़ाया था जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये आपके लिए नोट्स है। युग्म अभाज्य संख्या इसे देखिए। दो लगातार अभाज्य संख्याओं के युग्म को दो लगातार अभाज्य संख्याओं के युग्म को जिनका अंतर 2 हो। अंतर कितना हो दोस्त? 2 हो। जैसे 3 और 5 का अंतर 2 हो गया, 5 और 7 का अंतर 2 हो गया, 11 और 13 का अंतर 2 हो गया, 17 और 19 का अंतर 2 हो गया, 29 और 31 का अंतर भी 2 हो गया। तो ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 और 3 का HCF कितना है? 1 है। 3 और 5 का भी 1 है, 5 और 7 का भी 1 है, 11 और 13 का HCF 1 है, 17 19 का भी 1 है, 29 और 31 का भी 1 है। अर्थात कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या है? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। उत्तम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो लेकिन संख्या को छोड़कर। ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो संख्या को छोड़कर उत्तम संख्याएं। जैसे ये 6 लिखा है तो 6 को छोड़कर इसको देखो 1 2 3 और 3 6 इसके बराबर आ गया। 28 को छोड़ दो, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 इसका भी 28 आ गया। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? उत्तम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्त। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, कितने? 2 प्लस फैक्टर्स हो, वो कैसी होंगी? भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4 6 8 9 10 12। ठीक है दोस्त। आगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं ये आपको कल पढ़ा दिया था। अब दोस्त समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाओं को। दोस्त अब हम पढ़ेंगे कुछ संक्रियाएं जैसे इवन प्लस इवन। अगर हम सम और सम को जोड़ेंगे, सम संख्या प्लस सम संख्या, तो हमको क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिल जाएगी, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है दोस्त। इवन नंबर ही मिल जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल दें, कोई इवन नंबर ले लिया हमने 4। ठीक है। इवन नंबर ले लिया 4 और दूसरा इवन ले लिया 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 भी एक इवन नंबर है। ठीक है दोस्त। ये हो गया आप फर्स्ट संक्रिया। सेकंड, अगर इवन और ऑड को जोड़ेंगे, सम और विषम, तो दोस्त क्या मिलेगा? हमेशा ऑड ही मिलेगी, ऑड संख्या ही मिलेगी। ठीक है दोस्त। विषम जैसे एग्जांपल ले लें, इवन हमने ले लिया 4 और ऑड में ले लिया 3 तो क्या मिलेगा? 7। और 7 भी क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्त। अगली संक्रिया देखते हैं।
इवन इवन का हो गया, इवन ऑड का हो गया। अब ऑड और ऑड का देखते हैं। ऑड प्लस ऑड मतलब विषम और विषम। दोस्त अगर विषम और विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा हमको सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी, इवन नंबर। जैसे हमने ऑड ले लिया 5 और ऑड दूसरा ले लिया 7, 7 और 5 12, ये क्या है? एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है दोस्त, ये देखने में तो छोटी है, लेकिन कभी कभी प्रश्न जब आता है तो हम इनके, अगर ये हमें पता है तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, जैसे अगर हम प्रश्न की बात करें, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एक क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन ये पूछा गया और ये पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, और ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है दोस्त 94। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या है? ऑड है, यहाँ भी ऑड है और यहाँ भी ऑड है। तो ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इवन। क्या बन जाएगा दोस्त? इवन। और इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑड मिल जाएगा। और ये क्या है? इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो हम इस बहुत जल्दी से इसको आंसर लगा देंगे। ठीक है दोस्त, ये तो छोटी संख्या है। इसी तरह से अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तो हम इसे कर पाएंगे। अब इसके मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। जैसे ऑड इनटू ऑड, हमेशा ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? ऑड मिलेगा। जैसे 5 इंटू 7 35, ये हमेशा ऑड मिलेगा। दूसरी देखें, ऑड इंटू इवन। दोस्त अगर ऑड और इवन को करेंगे तो हमेशा इवन ही मिलेगा। जैसे 5 और इवन में हमने ले लिया 4, तो 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा? इवन। अगर तीसरी देखें, इवन और इवन, इवन इंटू इवन, जैसे ये हमेशा क्या मिलेगा? ये भी हमेशा इवन ही मिलेगा। जैसे 4 और 6, 6 चौक 24। तो दोस्त ये महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं ऑड और इवन की। किसकी? ऑड और इवन की। ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, ऑड इवन को करोगे तो इवन मिलेगा, और इवन इवन को करोगे तब भी इवन ही मिलेगा। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं कुछ और संक्रियाएं जो हम लोग प्रमेय और अप्रमेय की बात पर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संक्रियाएं होंगी दोस्त। प्रमेय और अप्रमेय, अगर हम प्रमेय और प्रमेय को जोड़ते हैं तो क्या होगा? प्रमेय और प्रमेय को जोड़ेंगे तो दोस्त हमेशा प्रमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे 2/3 एक प्रमेय संख्या है और 7/3 ये भी एक प्रमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, इसे हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3/1, ये भी एक प्रमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्त, तो प्रमेय और प्रमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्रमेय संख्या मिलेगी। दूसरा, प्रमेय और अप्रमेय को जोड़ें, प्रमेय प्लस अप्रमेय। प्रमेय और अप्रमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा अप्रमेय संख्या ही मिलेगी दोस्त। जैसे प्रमेय में हमने 5 ले लिया और अप्रमेय में क्या ले लिया? √2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस √2, यही क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा, अगर अप्रमेय अप्रमेय को जोड़ा तब क्या होगा? अप्रमेय प्लस अप्रमेय। यहाँ पे मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा थोड़ा सा। आप यहाँ बताइए थोड़ा सा, अप्रमेय और अप्रमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्रमेय या अप्रमेय, बताइए।
परमेय या अप्रमेय। तो दोस्त इसे हम जानते हैं, देखो अगर अप्रमेय संख्या को बात की जाए तो हम ले सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2, एक तो ये हो गई। एक हमने ले ली 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है दोस्त। अब प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया 6। ये क्या मिल गया आपको, परमेय संख्या। दूसरा हम लेते हैं अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, इसे चेंज कर लो थोड़ा सा और छोटा हो जाए, अंडर रूट 5। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो हम कह सकते हैं जब हम इरेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल और इरेशनल मतलब अपरमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे तो परमेय और अपरमेय दोनों हमें मिल सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। मीन्स जब हम अपरमेय अपरमेय को जोड़ेंगे तो हमें परमेय और अपरमेय दोनों मिल सकते हैं, लेकिन परमेय अपरमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरमेय मिलेगा और परमेय परमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा परमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, परमेय अपरमेय में मल्टीप्लीकेशन का भी लगाते हैं। तो रेशनल इनटू रेशनल, तो दोस्त ये हमेशा और हमेशा रेशनल ही मिलेगा। जैसे जैसे हमने एक संख्या ले ली 3/5, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3/7 से। तो कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9 और 7 पंजे 35। तो दोस्त ये भी एक रेशनल नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। अगली देखते हैं, एक बार इसका भी जवाब देना। अगर रेशनल इनटू इरेशनल, परमेय और अपरमेय का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार सोच के बताइए दोस्त, इंतजार करेंगे थोड़ा सा। देखो रेशनल जैसे हमने ले लिया 3/5 या 3, इरेशनल में ले लिया अंडर रूट 3, ठीक है दोस्त। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 अंडर रूट 3/5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है दोस्त। अब रेशनल में हम एक संख्या लेते हैं 0। दोस्त जब रेशनल इरेशनल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो 0 होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। फिर से देख लो, जो 0 है दोस्त, 0 के नीचे बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, जी कहेंगे लिख सकते हैं। ये P लिखा है, ये Q लिखा है, तो क्या ये 0P/Q के रूप में नहीं लिखा है, लिखा है। Q के बराबर 0 है क्या, नहीं है। Q के बराबर 0 नहीं है, मतलब Q 1 के बराबर है। और P और Q दोनों क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ I, दोनों इंटीजर्स हैं। तो क्या 0 को हम रेशनल नंबर या परमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 0 को रेशनल नंबर मान लिया और इरेशनल में हमने फिर से अंडर रूट 3 ले लिया, तब ये क्या हो जाएगा 0। और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या दोस्त, रेशनल नंबर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेशनल और इरेशनल का गुणनफल रेशनल कब होगा, तो एक ही कंडीशन है, जब रेशनल संख्या में 0 को लिखा जाएगा। अगर 0 के अलावा रेशनल संख्या में और कुछ भी लिखा जाता है तो हमेशा इरेशनल ही प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही हम रेशनल नंबर में 0 ले लेंगे, वैसे ही हमको जो रिजल्ट मिल जाएगा वो रेशनल नंबर का मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। एक और देखते हैं, एक और बच्चा है इसका। इरेशनल इनटू इरेशनल, अगर इरेशनल और इरेशनल अपरमेय और अपरमेय का गुणा करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा,
रेशनल और इरेशनल मिल जाएगा, रेशनल या इरेशनल मिल जाएगा। देखो कैसे इरेशनल कैसे मिलेगा, जैसे हमने लिखा √3 2 प्लस √3, ठीक है दोस्त, और इधर लिखा 2 माइनस √3, तब ये हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी से अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3, और इसका मान आएगा 1। और अगर इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है रेशनल नंबर है। अगर दूसरी कंडीशन में लेते हैं हम, जैसे √3 गुणा गुणा में हम लेते हैं 2 प्लस √5, तो दोस्त ऐसे एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 प्लस √15, तो ये क्या मिल जाएगा एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो दोस्त इस तरह से ये संक्रियाएं होती हैं। जब भी आप रेशनल और रेशनल का गुणा करेंगे तो रेशनल मिलेगा, परमेय और परमेय का गुणा करेंगे तो परमेय संख्या मिलेगी, परमेय और अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे तो परमेय और अपरमेय कुछ भी मिल सकता है। ये आपकी पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है। लेकिन यहाँ शर्त दूसरी तभी बनेगी जब परमेय संख्या में आप 0 ले रहे होंगे। उसके बाद अपरमेय और अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे तब भी आपको परमेय और अपरमेय दोनों ही मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये है आपका संक्रियाएं। इसके बाद स्थानीय मान, दोस्त स्थानीय मान और जातीय मान को हम कल सीखेंगे। आज हम इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। उससे पहले आप इस चार्ट को समझेंगे। जो रियल नंबर है दोस्त, जो रियल नंबर है, रियल नंबर सिस्टम, तो रियल नंबर में क्या क्या आता है -2 -1 0.8160 1 √2 और पाई। ठीक है दोस्त, अब इसमें से कुछ हम लोग रेशनल नंबर में निकाल देंगे और कुछ इरेशनल नंबर में निकाल देंगे। तो इरेशनल में माइनस का √2 हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, √11 हो जाएगा। मीन्स √रूट में बेस सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घनमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं है, वो क्या है इरेशनल संख्या हो जाएंगी। रेशनल में आपका हो जाएगा -1.5 -1 0.5 0 0.5 1 1.5, ये सब रेशनल हो जाएंगे। रेशनल में आप बांटेंगे तो इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या हो जाएंगे ये पूर्णांक वाली आ जाएंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब दोस्त जो बच गई ये दशमलव में, जैसे 0.5 बच गया, 1.5 बच गया, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दशमलव में आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब इंटीजर्स को भी बांट लेंगे। अगर 0 के साथ हम लिख देंगे तो सभी क्या हो जाएगा होल नंबर। 0 के साथ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख देंगे तो होल नंबर, और होल नंबर में से अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब इसे समझेंगे कैसे, अगर हम आपसे ये कहें कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जितनी 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में वो सारी होल नंबर में भी है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 भी है, और जो 0 होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में या प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल पूर्णांक। देखिए आप पूर्णांक के सर्कल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूर्णांक सर्कल में आ रहा है। तो दोस्त जब हम सर्कल से बाहर की ओर चलेंगे तो यस कहेंगे, और जब अंदर से अंदर की ओर आएंगे तो हम नो कहेंगे। ठीक है दोस्त, सभी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, तो आप कहेंगे सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, कुछ दशमलव वाले भी तो निकल जाएंगे भाई, 0.5 है, 1.5 है, ये दशमलव वाले भी तो निकल जाएंगे। तो सभी रेशनल नंबर, सभी परमेय संख्या जो है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, इंटीजर्स नहीं हो सकती।
लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे, कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक 12 दिसंबर 2017 से प्रश्न में पूछा गया है, 3√16 एक क्या है? 3√16 क्या है दोस्त? इसे सॉल्व करेंगे तो 3√16 दोस्त, 3 ये अंडरवुड में 16 को हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। दोस्त जब भी हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाएंगे और 2 के जोड़े में से ही एक जोड़े को बाहर लिखेंगे, एक अंक को बाहर लिखेंगे तो 3, इस जोड़े में से एक 2 को बाहर लिखेंगे और इस जोड़े में से एक 2 को बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 8। दोस्त 8 देख के बताना क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अंडरवुड के अंदर हो, है ना, अंडरवुड 8 लिखा होता तो हो जाता, लेकिन ये तो केवल 8 है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या काल्पनिक संख्या है? दोस्त काल्पनिक संख्या के साथ आई लगा होता है, क्या इसके साथ आई लगा है? नहीं है। दोस्त ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि इसके तो 2 से अधिक फैक्टर हैं, 1 2 4 और 8, इसके तो 2 से अधिक फैक्टर हैं। जब 2 से अधिक फैक्टर है तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। लेकिन क्या ये दशमलव में है? नहीं दोस्त, यही क्या है इसका आंसर? ये क्या है? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो दोस्त जो 1001 लिखा है, ये आपका 7, 11 और 13 इसका मल्टीपल होता है, तो हम इसे कह देंगे कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। आज हम जानेंगे केवल ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कल हम जानेंगे ये क्यों नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी वो संख्या अभाज्य और कौन सी भाज्य है, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्त, कौन सी संख्या भाज्य नहीं है इसको भी हम स्किप करते हैं, इसे कल बताएंगे। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्त, बताओ एक बार। एक अभाज्य संख्या है, एक के कितने फैक्टर हैं? एक। दूसरा कोई फैक्टर है? नहीं। जब दूसरा कोई फैक्टर नहीं है तो अभाज्य कैसे हो गई? क्योंकि अभाज्य क्या कहता है कि मेरे 2 फैक्टर होने चाहिए, एक इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक एक यौगिक संख्या है। दोस्त जो यौगिक संख्या है उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसकी को हम किस नाम से जानते हैं? भाज्य संख्या नाम से जानते हैं। तो दोस्त भाज्य के लिए क्या होना चाहिए? 2 प्लस फैक्टर होने चाहिए। क्या इसके 2 प्लस फैक्टर है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, बिल्कुल सही बात लिखी है। एक नंबर बात है कि एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? दोस्त एक बार बताइए इसका जवाब सोच करके। दोस्त प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। कैसे? भाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7। और दोस्त प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, ऐसी यही प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्त प्रत्येक भाज्य संख्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। दोस्त पूर्ण संख्या में क्या क्या है? 0 1 2 3, इस तरह से। और प्राकृतिक संख्या में क्या है? 1 2 3, इस तरह से जाएगा। तो दोस्त क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इतनी तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए एक कथन हो गया गलत। पूछा क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्त? केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्त कौन सा कथन सही है? पाई का सही मान 3.14 है? नहीं दोस्त, पाई का सही मान 3.14 नहीं है,
इसके समकक्ष, इसके लगभग बराबर इसका मान आता है। पाई का मान 22/7 है, ये भी नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही है दोस्त। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई के बारे में आपको बताया था, ये एक रेशियो होता है C/D का। C क्या है यहाँ पे? सरकमफेरेंस, और D क्या है? डायमीटर। किसी वृत्त की जो परिधि है और इसका जो व्यास है R, और यहाँ से R, तो इस दोनों जब इसकी परिधि में इसके व्यास से भाग दिया जाता है तो पाई निकल के आता है। ठीक है दोस्त, तो ये एक क्या है? ये एक रेशियो है। ये जब रेशियो है तो ये P और Q क्या है? दोनों इंटीजर्स नहीं है। ठीक है दोस्त, दोनों इंटीजर्स नहीं है, इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्त एक बार सोच करके। दोस्त, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल। आपने पढ़ा था जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपने पढ़ा था रेशनल, और दूसरा पढ़ा था इरेशनल, और रेशनल में आपने पढ़ा था इंटीजर्स। तो दोस्त, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या है? रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, ये बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। दोस्त, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक, हालांकि जो रेशनल है ये पूर्णांक भी होता है और दशमलव भी होता है, दशमलव भी होता है। प्रत्येक दशमलव भी एक परिमेय संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कथन सही है। क्या पूछा? कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो, दोनों कथन सत्य है। ठीक है दोस्त, आगे, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? दोस्त, 2020 का सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन का है। एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्त, 3 से इसे डिवाइड कीजिए तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अपरिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? अंडर रूट में कुछ भी संख्या लिखी होगी वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी, लेकिन वो पूर्ण वर्गमूल या घनमूल ना हो। तो इसका तो आप पूर्ण वर्गमूल ले रहे हैं 2, तो ये अंडर रूट में रहा क्या? तो ये अपरिमेय नहीं होगा। आप 4 का वर्गमूल लेंगे 2, और 25 का लेंगे 5, तो ये क्या हो गया? ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्त, एक बार इसे देखेंगे। 7 चौक 28 और 7 ने 63, ये आ गया √9/√4। दोस्त, ये क्या निकलेगा वहां वर्गमूल लेके? तो 3/2, ये भी नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट में 5, और इसे हम और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, और अंडर रूट में लिखी हुई कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल और घनमूल नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहवाज्य है? दोस्त, सहवाज्य युग्म बताइए। यहां से देखिए, यहां से क्या कॉमन है? सहवाज्य का मतलब क्या है? HCF कितना हो? HCF एक हो, मतलब एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ भी कॉमन ना हो तो यहाँ देखो 2 कॉमन हो जाएगा, है ना? 23 कॉमन हो जाएगा, 23 एकम 23 और 23 चौका 92। दोस्त, यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। लेकिन 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, अगला सवाल, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। दोस्त, सीधा सीधा वही सवाल है जो परीक्षा में आया था, एक बार ध्यान से जवाब देना इसका। ठीक है दोस्त, इसमें देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अगर √81 है तो इसका तो 9 हो जाएगा, और जो 00 इसका वर्गमूल हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा दोस्त? 90। इसे लिख सकते हैं हम 45/100, और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 9/20 हो जाएगा। ये दोस्त P/Q के रूप में लिखा है सीधा सीधा, तो ये तो परिमेय संख्या है। इसके आप निकालेंगे 90 + 1/90। तो दोस्त, इसमें ऐसी कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है जो अपरिमेय हो? इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आया था वैसा ही मैं उठा के लाया हूं।
तो इसका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्त ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इनके कॉमन नंबर मिलते हैं, सबको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, इतने में संख्या 5 का स्थानीय मान छोड़ दो अभी दोस्त। कौन सी रूढ़ संख्या है, एक बार इसे देखिए, कौन सी संख्या रूढ़ है? जो रूढ़ संख्या होती है वो कौन सी होती है? जो अभाज्य होती है। रूढ़ संख्या को ही हम अभाज्य कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर। 9 तिया 27, 17 तिया 51, 13 तिया 39, ये सभी डिविजिबल है। लेकिन 47 क्या है दोस्त? 47 एक अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है। आगे 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो दोस्त 53 से अगर आप निकालेंगे कहां तक? 97 तक, तो ये निकल के आएंगे 35। कितनी दोस्त? 35। 53 के बाद आप 54 देखेंगे, 54 के बाद 55, 55 के बाद 55 के बाद 56 मिल जाएगा, फिर 57 के मिल जाएगा, 58 मिल जाएगा, फिर 60 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो दोस्त कितनी मिल जाएंगी? ये 35 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा असह अभाज्य संख्याओं का समूह है? दोस्त असह अभाज्य संख्या, असह अभाज्य का मतलब है जो सह अभाज्य नहीं है। तो 21 और 22 सह अभाज्य है? बिल्कुल है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 1 है, तो ये तो सह अभाज्य हो गई। 3 और 7 का एचसीएफ भी 1 है, तो ये भी नहीं हो सकती। 1 और 4 का भी एचसीएफ 1 है, लेकिन असहभाज्य कौन सी है दोस्त? 32 और 24, ये क्या है? असहभाज्य, मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्त, अगला 5 + 3√7 एक कैसी संख्या है? दोस्त अब एक संक्रिया को याद कीजिए जहां लिखा था रेशनल प्लस इरेशनल। तो वहां पे क्या मिला था दोस्त? इरेशनल। तो परमेय संख्या है क्या? नहीं है। सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या कौन सी बताई थी? तो a + iv के रूप में लिखी हुई, ये कल बताया था दोस्त। प्राकृत संख्या है? नहीं, ये क्या है? एक परमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न, पाई क्या है दोस्त? तो पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या, ये तो अभी बताया था। अगला प्रश्न, 3/5 एक परमेय संख्या है, तो √3/√5 क्या होगी? दोस्त ये तो हमें पता है, ये परमेय संख्या है, लेकिन ये किस में लिखेंगे? अंडर रूट में। इनका पूर्ण वर्गमूल, घनमूल या वर्गमूल, फोर्थमूल कुछ नहीं ले सकते, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी? ये हमेशा अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न, दोस्त ये कल आपको बताया था 2 3 2 3 2 3, ये अशांत दशमलव में आवर्ती दशमलव वाले पार्ट में आया था। तो इसे हम रोकने के लिए बताया था कि इसे रोकने के लिए हम जो रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं, और जब बार लगाते हैं तो हम इसे सॉल्व करते वक्त इसके नीचे डबल लाइन लिख देते हैं, और जैसे ही डबल लाइन लिखते हैं तो ये पी और क्यू के रूप में बन जाती है, और दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक भी होते हैं। तो ये हमेशा क्या हो जाती है? परमेय संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्त, तो जो अशांत दशमलव में अशांत और कौन से आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव कैसे होते हैं? हमेशा परमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्त, परमेय संख्या। अगला प्रश्न, यदि x धनात्मक समपूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है तो x की पावर y क्या होगा? दोस्त x धनात्मक पूर्णांक है, हमने x को मान लिया +2, y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, y मान लिया हमने -3, क्योंकि ये x क्या है? सम भी है, और y क्या है? ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। तो x की पावर y, तो x क्या है? 2, और 2 की पावर कितनी? -3। तो दोस्त ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर